हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू साइको। उत्तराखंड वन द रॉक के लिए टॉप 200 मैथ्स के क्वेश्चन को देख रहे थे। अभी तक हमने 20 क्वेश्चंस को देख लिया है। अब आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे। इस वीडियो में मैंने स्केलर एग्जाम के क्वेश्चन भी लिए हैं, जो स्केलर का एग्जाम अभी रिसेंटली हुआ था, तो उससे आइडिया लग जाएगा कि यूके ट्रिपल एससी मैथ्स के किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है और कितना डेप्थ में पूछता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन है और सीरीज का 21 क्वेश्चन 21वां क्वेश्चन क्या है। देखिए ये स्केलर में पूछा गया था। देखिए द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 53 संडे इन लीप ईयर, एक अधिवर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता क्या है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? टोटल 366 दिन होते हैं साल में। ओके, और नॉर्मल में कितने होते हैं? 365 दिन होते हैं। लीप ईयर में कितने होते हैं? 366 होते हैं। और एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। तो 366 में अगर हम देखें कितने वीक आ रहे हैं, तो हमारे कितने आएंगे? 7 पंजे 35 और 7 दूनी 14 प्लस 2 दिन, यानी कि 52 वीक्स तो हमारे पूरे पूरे आएंगे, साथ में 2 दिन हमारे पास शेष बच जाएगा। ओके, तो 52 वीक्स और 2 दिन। 52 वीक्स में इसने पूछा कि रविवार होने की, संडे होने की, तो 52 में तो 52 संडे होंगे ही, होंगे। अब बच्चा ये 2 दिन, तो इस 2 दिन में क्या क्या हो सकता है? संडे मंडे हो सकता है, मंडे ट्यूसडे हो सकता है, ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकता है, वेडनेसडे थर्सडे हो सकता है, थर्सडे फ्राइडे हो सकता है, फ्राइडे सैटरडे हो सकता है, और सैटरडे संडे हो सकता है। ये 7 पॉसिबिलिटी है हमारे पास इन 2 दिनों में होने की। ओके, अब इनमें देखिए कि संडे होने की कितनी है, तो एक यहाँ पे संडे हो सकता है और एक यहाँ पे संडे हो सकता है। आउट ऑफ कितने? 7 में, तो 2 होने की संभावना है टोटल कितने में से? 7 में से। ठीक, तो इसका आंसर क्या आ गया? 2/7, जो भी आपका ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, समझ में आ गया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। इस वृत्त के केंद्र पर जीवा ए बी द्वारा बनाया गया कोण 60 डिग्री का। इस जीवा की लंबाई बताइए। देखिए जैसे जैसा बोला है वैसे वैसे ड्रॉ कर लेते हैं। एक वृत्त है और ए बी क्या है? कॉर्ड है, यह जीवा है, और ये केंद्र पर 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, और ये हमारा रेडियस है। रेडियस उसने 10 दे रखा है। ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा, है ना। रेडियस यहाँ से यहाँ तक, परिधि तक। और ये पूछा गया है कि कॉर्ड ए बी की लंबाई बताएं। तो अगर आपको ट्राइंगल की प्रॉपर्टी पता है, ट्राइंगल कितने टाइप्स के होते हैं, तो ये आप आसानी से कर लोगे। देखिए ट्राइंगल जो होते हैं, त्रिभुज हमारे 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है? तीनों भुजाएं बराबर होती हैं आपस में, और तीनों एंगल भी बराबर होते हैं। ठीक है, याद रहेगा। आइसोसेलेस ट्राइंगल यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है? 2 आपकी साइड्स बराबर होंगे, 2 भुजाएं बराबर होंगी, और इन 2 भुजाओं के संगत कोण भी बराबर होंगे। ये वाला कोण और ये वाला कोण भी बराबर होगा। ये होता है समद्विबाहु त्रिभुज या आइसोसेलेस ट्राइंगल। फिर होता है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज में क्या होता है? एक भी एंगल बराबर नहीं होता और एक भी भुजा बराबर नहीं होता है। नो एंगल एंड साइड्स आर इक्वल। कोई भी भुजा बराबर नहीं होती, ना ही कोई साइड बराबर होती। तो ये 3 प्रकार के हमारे एंगल होते हैं। और एक और होता है कौन सा? राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें एक कोण 90 अंश का होता है, उसको बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल या समकोण त्रिभुज। तो ये त्रिभुज के टाइप होते हैं। अब यही प्रॉपर्टी यहाँ पे लगेगी। देखिए इस ट्राइंगल को मैं यहाँ बाहर बना लेता हूँ। ये देखिए ये 10 है, ये 10 है। अब 2 इसकी भुजाएं बराबर से क्या हो गया? समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। और समद्विबाहु त्रिभुज में हमने देखा कि जो संगत भुजाएं हैं उनके जो संगत कोण है वो भी बराबर होंगे। यानी ये अगर थीटा है तो ये भी क्या होगा? थीटा होगा। ठीक, और ये ऊपर वाला तो इसने दे रखा कितना बनाता है? 60 बनाता है। तो इसको कर नहीं सकते हम। देखिए 60 प्लस थीटा इज इक्वल टू कितना होता है? 180 होता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। अब यहाँ से इसको करते हैं 2 थीटा, और 60 को उधर भेज देता हूं तो कितना? 120 बचेगा। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 60। थीटा की वैल्यू 60 आ गई। अब थीटा की वैल्यू 60 आ गई। ये भी 60 है, ये भी 60 है। अब ये 60 है, तो ये क्या हो गया? तीनों एंगल इसके बराबर हो गए। ये 60 है, ये भी 60 है, ये भी 60, तीनों एंगल बराबर हो गए। यानी कि ये कौन सा त्रिभुज हो गया? समबाहु त्रिभुज हो गया। ओके, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। अगर इसके सभी कोण बराबर है तो इसकी सभी भुजाएं भी बराबर हो गई। अरे ये 10 है, ये भी 10 है, तो ये भी क्या होगा? 10 होगा। तो कॉर्ड भी कितना होगा? x पूछा गया था, ये कितना होगा? 10 होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 फिगर आर कॉल्ड सिमिलर इफ एंड ओनली इफ दे हैव। ये स्केलर में पूछा गया था। अब मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि इतना आसान क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में। तो देखिए ये क्वेश्चन भी स्केलर में पूछा गया है। ये आसान सा क्वेश्चन है जो सिमिलरिटी पे है, जो मैंने आपको सिमिलरिटी पढ़ाया है पिछली वीडियो में, उसी के ऊपर है। जिसने वो पढ़ा होगा अच्छे से वो आसानी से कर देगा। देखिए 2 आकृतियों को हम तभी समरूप कहेंगे जब
पहला, समान आकार हो लेकिन जरूरत नहीं कि समान आकृति हो, कि साइज तो सेम हो बट शेप उनका सेम ना हो। सेम शेप एंड सेम साइज, सेम शेप बट नॉट नेसेसरी द सेम साइज। तो समरूप में मैंने आपको क्या बताया था, समरूप मतलब एक जैसे दिखते हैं, एक जैसे दिखते हैं। एक जैसे दिखने का मतलब क्या होता है कि उनका शेप तो एक जैसा होगा लेकिन जो साइज होगा वो अलग होगा। तो ऑप्शन नंबर सी में यही लिखा हुआ है कि सेम शेप, उनकी आकृति एक जैसी होगी लेकिन उनका जो साइज होगा वो क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक, इसको मैंने अच्छे से आपको पिछली वीडियो में बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, और स्केलर के एग्जाम में क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यूके ट्रिपल एससी का फेवरेट टॉपिक है, तो ये आपको बिल्कुल पक्का करके जाना है। तो इस वीडियो में मैंने 2-3 क्वेश्चन लिए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, आपको काफी कुछ समझ में आ जाएगा इन क्वेश्चन से। देखिए क्वेश्चन में बोला गया लेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है ax² + bx + c = 0, और बोला गया कि हैव ओनली पॉजिटिव रियल रूट। तो जो इसके मूल हैं वो केवल धनात्मक वास्तविक मूल हैं। तब पूछा गया है कि 4 ऑप्शन दिया गया है कि इनमें से सत्य क्या होगा। आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए द्विघात समीकरण से। द्विघात समीकरण में हम मूल को निकालते कैसे हैं, रूट निकालते गए हैं। फॉर्मूला क्या होता है इसका, तो -b ± √b² - 4ac/2a, ये होता है, बहुतों को याद आ गया होगा। अब जो इसमें b² - 4ac होता है, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं इसको, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, b² - 4ac डिस्क्रिमिनेंट। अब देखिए इसके ऊपर बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अगर b² - 4ac बराबर है 0 के, तो जो मूल निकलेंगे, हमारे रूट निकलेंगे, वो क्या होंगे, रियल होंगे, वास्तविक होंगे और बराबर होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, अगर b² - 4ac = 0 है तो वो वास्तविक होगा और बराबर होगा। फिर अगर b² - 4ac 0 से बड़ा है तो जो उसके मूल होंगे, रूट होंगे, वो रियल तो होंगे ही क्योंकि 0 से बड़ा है, और अनइक्वल होंगे, असमान होंगे। फिर तीसरा कंडीशन होता है कि b² - 4ac 0 से छोटा है तो जो रूट होंगे वो इमेजिनरी होंगे और क्या होंगे, अनइक्वल होंगे। ठीक है, ये तीनों कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। ठीक, बहुत बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनता है इन कंडीशनों पे, तो ये तीनों कंडीशन आपको याद होनी चाहिए। b² - 4ac = 0 तो रूट रियल एंड इक्वल होंगे, b² - 4ac > 0 होगा तो रूट रियल एंड अनइक्वल होंगे, और अगर ये 0 से छोटा है तो इमेजिनरी एंड अनइक्वल होंगे। इसके साथ साथ एक चीज और आपको कॉन्सेप्ट वाली कॉपी में लिखना है, क्या, कि यदि एक रूट r1 है और एक रूट r2 है, यानी एक मूल r1 और एक मूल r2 है, तो इसमें देखिए रिलेशन कैसा बनता है कि r1 + r2 = -b/a होता है। r1 + r2 = -b/a होता है। फॉर्मूला नोट करना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पहला। और दूसरा होता है r1 × r2, यानी मूलों का जो गुणनफल होता है वो c/a के बराबर होता है। मूलों का योग -b/a के बराबर होता है और मूलों का गुणनफल c/a के बराबर होता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, दोनों आपको पता होने चाहिए। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे, इन्हीं से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए, तो क्वेश्चन में पूछा गया पॉजिटिव रियल रूट है, तो ये बताना है। देखिए पॉजिटिव रियल रूट है यानी कि हम बोल सकते हैं, अभी हमने देखा r1 + r2 = -b/a होता है, और r1 × r2 जो मूलों का गुणनफल होता है वो c/a होता है। और उसने बोला जो ये मूल है, इसके जो रूट है वो क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव है यानी हम ये बोल सकते हैं कि r1 + r2, इसका मतलब यही हो ना कि पॉजिटिव है, 0 से बड़ा होगा तभी तो पॉजिटिव होगा। और देखिए r1 + r2 की जगह मैं ये रख सकता हूं क्योंकि ये दोनों बराबर है, तो -b/a बड़ा होगा 0 से। अब यहाँ क्या होगा, -b, a को इधर भेज देंगे 0 के बाद तो ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ क्या पता चल रहा है आपको, -b बड़ा है 0 से। अब -b 0 से बड़ा है यानी 0 से छोटा ही होगा ना, आपको समझ में आया। ये 0 है, अगर मैं यहाँ पे 2 लिख दूंगा तो क्या होगा, ये फॉल्स हो जाएगा ना, क्योंकि -2 तो छोटा ही होगा, इसके आगे माइनस लगाया तो वो 0 से हमेशा छोटा ही होगा। तो हम बोल सकते हैं कि b की वैल्यू हमेशा छोटी होगी 0 से। इससे ये निष्कर्ष निकला। तो पहला मैं यहाँ लिख देता हूँ कि b की वैल्यू 0 से छोटा होगा क्योंकि ये माइनस में है। ठीक, अब दूसरा ये वाला लगाते हैं हम कि जो मूलों का गुणनफल होता है वो होता है c/a। ओके, और ये उसने बोला कि r1 × r2 यानी जो मूल है वो क्या है,
धनात्मक है तो ये 0 से बड़े होंगे। ठीक, तो अब मैं यहाँ पे R1 इंटू R2 की जगह C/A लिख देता हूँ, ये 0 से बड़ा है। अब 0 को ए को वहां भेजूंगा तो ये 0 हो जाएगा, यानी C भी बड़ा है 0 से। दूसरा हमारा आ गया कि C बड़ा है 0 से। ठीक है, अब बचा A, तो A कैसे निकालेंगे, यहां से निकलेगा। देखिए ये था ना -B/A बड़ा है 0 से। अब हमने देखा कि जो B है, B क्या है, 0 से छोटा है। B क्या है, 0 से छोटा है। अब अगर B 0 से छोटा है तो A को 0 से बड़ा होना पड़ेगा। क्यों, अगर A 0 से छोटा हो जाएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा, और फिर माइनस माइनस कट जाएगा, यानी फिर B क्या हो जाएगा, 0 से बड़ा हो जाएगा। पर हमने देखा कि B तो 0 से छोटा है, तो A क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली 0 से बड़ा हो जाएगा। तो ये A भी बड़ा हो गया 0 से। अब देखिए ये तीनों की इस ऑप्शन में ये रिपीट हो गया यहाँ से। देखिए पहला वाला कि A बड़ा है, A बड़ा है 0 से, B बड़ा है 0 से। B छोटा है, B जो जिसमें बड़े वो काट लेते हैं, ये दोनों कट गए। इन दोनों में B छोटे हैं, तो देखते हैं पहला B वाला ऑप्शन में देखिए A छोटा है 0, तो A छोटा नहीं है 0 से, A बड़ा है। ऑप्शन नंबर C में A बड़ा है 0 से, हाँ बड़ा है। B छोटा है 0 से, छोटा है। और C बड़ा है 0 से, तो ऑप्शन नंबर C हमारा करेक्ट हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + 3x + 1 = 0 हैज इरेशनल रूट इफ। बोला गया द्विघात समीकरण ये है कि अपरिमेय मूल हैं यदि। इसके अपरिमेय मूल होंगे जब a की वैल्यू क्या होगी, ये पूछा गया। तो आपको ध्यान देना है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण का मूल अपरिमेय तभी होगा जब b² - 4ac² - 4ac ये अगर परफेक्ट स्क्वायर ना हो। अगर b² - 4ac परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो वो क्या होगा, अपरिमेय मूल होगा, यानी कि इरेशनल रूट होगा। यानी मान के चलिए अगर 64 आया है b² - 4ac, तो ये तो क्या हो गया, परफेक्ट स्क्वायर हो गया। ओके, 8 का परफेक्ट स्क्वायर हो गया, तो ये क्या होगा, रेशनल होगा, ये अपरिमेय मूल नहीं होगा। पर अगर ये 63 आया जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय मूल हो जाएगा, इरेशनल रूट हो जाएगा। ठीक, तो ये भी आपको नोट कर लेना है कॉन्सेप्ट वाली में कि अगर b² - 4ac अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो जो उसके मूल होंगे या उसके जो रूट होंगे वो अपरिमेय होंगे। ओके, तो देखिए क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अपरिमेय मूल है यदि a की वैल्यू ये दे देगा, तो देखिए हम यहाँ पे रख देते हैं, सारी वैल्यू रख के कर लेते हैं इसको। तो a की वैल्यू तो a ही दे रखा है इसने, b की वैल्यू 3 है इक्वेशन में, और c की वैल्यू 1 है। ये ऐसे लिखते हैं ना, a² + bx + c = 0। ये होता है ना द्विघात समीकरण। तो a की वैल्यू तो a ही है इसमें, b की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू 1 है। अब इस वाले में रख के देख लेते हैं सबको। पहला वाला देखते हैं, पहला रख के देखते हैं, a = -7/4। तो देखिए यहाँ रखते हैं b², b की जगह रहेगा 3, 3 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 9। 4 a की जगह उसने बोला माइनस, माइनस रखेंगे तो प्लस हो जाएगा 7/4, और इसकी वैल्यू है 1। 4 से 4 गया, 16 हो गया। अब 16 परफेक्ट स्क्वायर है तो हाँ है, 4 का होता है, तो ये इरेशनल रूट नहीं बनाएगा अगर a की वैल्यू ये होगी। पहला कट गया। दूसरा देखिए, अगर a की जगह हम 4 रखें तो फिर रखते हैं 9 हो गया, 4 -4 बोला तो ये माइनस रखेंगे तो प्लस हो जाएगा, और a की जगह हमने 4 रखा, इसकी वैल्यू 1। 4 × 16, 16 और 9 कितने हो गए, 25। 25 परफेक्ट स्क्वायर है तो हाँ है, तो ये भी इसका आंसर नहीं है। अब देखिए a की जगह -7 रखते हैं तो 9 माइनस रखेंगे तो प्लस हो जाएगा 4। a की जगह हमने 7 रखा और c की जगह 1। 9 + 7 = 28, ये कितना हो गया, 37। 37 परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं है, तो यही हमारा राइट आंसर हो गया। a की जगह अगर -7 रखेंगे तो ये कितना देगा, 37 देगा। 37 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए ये अपरिमेय मूल तब होगा जब a की जगह -7 रखे। अब इसको भी रख के देख लेते हैं। a की जगह अगर 2 रखते हैं तो 9 - 4 × 2 × 1, तो 9 8। ठीक, और ये कितना बचा, 1 बचा, और एक मान के चलिए परफेक्ट स्क्वायर ही होता है, 1 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए द्विघात समीकरण के क्वेश्चन कुछ ज्यादा ही पूछ रहा है यूके त्रिपल से। आपको पता होना चाहिए द्विघात समीकरण को सॉल्व कैसे करते हैं। तो एक तो मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया कि -b ± √b² - 4ac/2a, ये तो फॉर्मूला होता है। एक होता है फैक्टर वाला मेथड, तो उसको मैं थोड़ा याद दिला देता हूँ। एक क्वेश्चन में करवा देता हूँ, बाकी आपको 2 कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताना है, ठीक है। इसका आंसर का वेट करूंगा मैं।
पहला एग्जांपल मैं करवा देता हूँ। देखिए फैक्टर वाला मेथड कैसे होता है कि जो बीच में होता है b की वैल्यू जो होती है, b हो गया ना ये, इसको हमें ऐसे फैक्टर में तोड़ना होता है कि जो गुना करके ये बन जाए, c बन जाए, और जो इसके आगे जो साइन है अगर प्लस है तो उन दोनों को जोड़ के दोबारा ये हो जाए। ऐसे समझ में आएगा। देखिए 6 है, 6 को ऐसे तोड़ना है कि उनका इंटू करें तो 8 हो जाए, तो हम बोल सकते हैं कि 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 बन जाएगा, और बीच में क्या है प्लस का साइन, तो इन दोनों को जोड़ने पर ये आ जाए दोबारा, तो 4 और 2 जोड़ेंगे तो 6, ये दोबारा आ जाएगा। तो अब देखिए इसको ऐसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4 और 2 में तोड़ दिया, बाहर x लगा है इसके, 8 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर एक्स की इंटू कर देंगे दोनों, 4x प्लस 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, x कॉमन ले लिया यहाँ से, तो यह बचा x प्लस 4, और इधर बचा, हम अगर 2 कॉमन ले ले तो यहाँ बचेगा x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब x प्लस 4 फिर कॉमन ले लेंगे, x प्लस 4, और दूसरा बचेगा x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब एक बार इसको 0 रखेंगे तो आ जाएगी x की वैल्यू -4, एक बार इसको 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगा -2, तो ये हो गए इसके रूट। ठीक है, ऐसे निकालते हैं रूट। अब ये जो बाकी के 2 एग्जाम्पल इसे आपने करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी स्केलर के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन और काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर कैन बी ऑब्टेन बाय यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला, कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का मानक विचलन बताना है, कौन से फॉर्मूले से निकाला जा सकता है। ठीक, अब ये क्वेश्चन वही कर सकता है जिसको 3-4 फॉर्मूले आते हैं। एक तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज, दूसरा स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला मैं पिछली वीडियो में बताया था मैंने आपको। अब जो एवरेज के कुछ फॉर्मूले होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। पहला देखिए, एवरेज की जितने भी डेटा है अपॉन जितने नंबर ऑफ डेटा है तो वो एवरेज होता है, ये सबको आता है। दूसरा देखिए, एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होता है, n प्लस 1/2, इस फॉर्मूले से निकालते हैं। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत कितना होता है, n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। फिर प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4, ये होता है। और प्रथम n इवन नेचुरल नंबर n प्लस 1, और एवरेज ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर इज n होता है। ओके, ये जो 5 फॉर्मूले हैं यहाँ से यहाँ तक, ये 5 फॉर्मूले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आपको आना चाहिए। फिर स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, वेरिएंस का अंडर रूट होता है, वेरिएंस का, और वेरिएंस क्या होता है, छोटा सिग्मा का स्क्वायर, ये होता है वेरिएंस। यानी हम बोल सकते हैं एच डी इज इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा स्क्वायर, और सिग्मा जो ये वेरिएंस होता है, वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, वेरिएंस का फॉर्मूला ये होता है समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन, ये होता है वेरिएंस का। तो हम यहाँ पर रख देते हैं अंडर रूट समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन, ये भी होता है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला, और यही वाला लगेगा यहाँ पे। एक्स आई क्या होता है यहाँ पे, जितने भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है एक एक करके, और एक्स बार क्या हो गया, जितने भी ऑब्जर्वेशन है उनका मीन या फिर माध्य, और एन क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये हो गया। ये होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला। अब देखिए ये थोड़ा कैलकुलेटिव है, देखिए कैसे कैलकुलेट करना है इसको। देखिए हमने देखा स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है एच डी इज इक्वल टू अंडर रूट समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन। अब ये देखिए, ये जो एक्स आई माइनस एक्स बार है ये वाला, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है। a माइनस बी का होल स्क्वायर कैसे खुलता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये खुलता है। तो इसको ऐसे खोल दिया यहाँ पे, देखिए ये वाला खुला, a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab खुल गया। ठीक, अब क्या किया, जो एक्स स्क्वायर है, जैसे ये खोलोगे आप, यहाँ पे मैं खोल के दिखा देता हूँ, समीशन बाहर है, ये खुलेगा आपका एक्स आई का स्क्वायर प्लस एक्स बार का स्क्वायर माइनस 2x एक्स आई इंटू एक्स बार, ये हो गया। अब समीशन सबके साथ है, समीशन के इंटू करेंगे, समीशन एक्स आई का स्क्वायर प्लस समीशन एक्स बार का स्क्वायर माइनस समीशन 2xi इंटू एक्स बार। ठीक, अब इसमें क्या किया, एक्स बार का जो स्क्वायर इसको आगे कर दिया, यहाँ पे भी ऐसे ही कर दिया, एक्स बार को आगे कर दिया, ये वाले फॉर्मूले यहाँ पे देखिए, एक्स बार को आगे कर दिया, अंदर क्या बचेगा, 1 बचेगा। ऐसे हमने एक्स बार को 2x बार को यहाँ ले लिया, तो अंदर क्या बचा, एक्स आई बचा। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। देखिए अब जो ये है,
यहाँ पे ये वाला जो ये देखिए यहाँ पे समीशन एक्स आई का स्क्वायर। एक्स आई क्या है, मैंने क्या बोला, जितने भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और ऑब्जर्वेशन क्या है, उसने क्वेश्चन में बोला था कि प्रथम n प्राकृतिक संख्या है, तो प्रथम n प्राकृतिक संख्या यानी यहाँ क्या होगा 1 2 3 इसका स्क्वायर। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होता है, तो ये होता है n इंटू n प्लस 1 टू 2n प्लस 1, ओके, ये होता है अपॉन 6। अब इसका एवरेज निकालना होता है तो हम जितने नंबर है उससे डिवाइड कर देते हैं, इसलिए n से n कट जाता है ये वाला, इसलिए जो एवरेज वाला होता है उसमें ये n नहीं होता है और सम वाले में n होता है। ठीक है, ये हो गया प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, ये लिख दिया हमने यहाँ पे। फिर x बार स्क्वायर जो ये हमारा औसत है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के औसत का स्क्वायर, तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होता है n प्लस 1/2 और इसका हमने कर दिया स्क्वायर। ठीक, और एक का समीशन करेंगे तो n ही आएगा। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे सेम वैसे ही किया, जो x बार है वो क्या है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत है, तो ये लिख दिया हमने यहाँ पे, और ये आ गया हमारा प्रथम x प्राकृतिक संख्याओं का योग, ये आ गया हमारा यहाँ पे। ठीक है, n इंटू n प्लस 1/2। तो देखिए ऊपर से n कॉमन ले लेंगे, यहाँ से भी n आ गया, यहाँ से भी n आ गया, यहाँ से भी n आ गया, n कॉमन ले लिया और नीचे वाले n से n कट गया, n से n कट गया, अब ऊपर ये बचा। ठीक है, n से n कटने के बाद ये बचा। अब देखिए n प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 2 माइनस n प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 2, ये है, इस 4 है तो इसको सॉल्व कर लेंगे, 4 इसमें आ जाएगा और यहाँ से 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 और 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, इसलिए यहाँ पे है n प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये आ गया। कैलकुलेशन है इसमें मैं कोई मदद नहीं कर सकता हूँ, कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करके ये आ गया n प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 4। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड है कितना फास्ट आप सॉल्व करते हो, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा आपका स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट n स्क्वायर माइनस 1/12। ठीक है, तो काफी अच्छा क्वेश्चन था, कैलकुलेटिव क्वेश्चन हम इसको ज्यादा बोलेंगे, और इसमें फॉर्मूले का भी यूज हुआ, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी देखने को मिल सकते हैं, तो कैलकुलेशन पे आपकी पकड़ होनी चाहिए। ओके, तो इसका आंसर हो गया n स्क्वायर अंडर रूट n स्क्वायर माइनस 1/12, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो वृत्त एक दूसरे को P पर बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं, AB दोनों वृत्त पर सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है, A और B संपर्क बिंदु है तथा PAB 40 डिग्री है, एंगल APB का मान बताइए। दो वृत्त है, ये टच कर रहे हैं P पे, यहाँ पे AB इनके ऊपर एक कॉमन टेंजेंट है AB, और इसने दिया PAB ये वाला एंगल, ये वाला एंगल इसने दिया है 40 डिग्री, और पूछा गया ABP ये वाला, ये पूछा गया ये कितना हुआ, तो इसका आंसर 50 डिग्री है। 50 डिग्री कैसे आया, तो इसके पीछे भी एक थ्योरम है। कौन सा थ्योरम है देखिए, अगर दो त्रिभुज एक दूसरे को बाह्य रूप से किसी बिंदु पर टच कर रहे हैं और उस पर एक कॉमन टेंजेंट है, तो जो ये कॉमन टेंजेंट है ये जहां पे भी टच करेंगे वहां पे 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, और जो जहां पे ये सर्कल को टच कर रहे हैं जो टेंजेंट है, उन दोनों एंगल का सम 90 डिग्री के बराबर होगा। तो अगर ये अल्फा है ये बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, इनका सम 90 होता है, और यहाँ तो 90 बनाते हैं। ठीक, अब इसको प्रूफ करना है तो देखिए ये वाला देखिए, खाली इतना पोर्शन देखिए, A और C और P ये क्या है, तो फिर से ये स्पर्श रेखा है, किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पे जो स्पर्श रेखा खींची जाती है वो बराबर होती है, तो AC और CP ये दोनों बराबर होंगी, ये पिछली वीडियो में बताया मैंने आपको, AC और CP बराबर हो गई। अब ये दोनों बराबर हो गई, अब ये ट्राइंगल बन रहा है ना, तो समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होंगे, दो एंगल बराबर होंगे, तो ये अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा। ठीक है, सेम इसी प्रकार यहाँ पे भी होगा, ये टेंजेंट है तो ये दोनों बराबर हो गए, अगर ये बीटा है तो ये भी बीटा होगा। ठीक है, अब इस ट्राइंगल में देखिए, ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल बन गया ABP ये बन गया, इसमें देखिए इसमें कितने 3 एंगल है, एक ये वाला और एक ये वाला, तो इसमें एंगल है अल्फा ये वाला, फिर ये दोनों एंगल को सम कर देंगे तो ये आ जाएगा, यानी अल्फा प्लस बीटा, एक ये एंगल हो गया इसका,
प्लस एक ये एंगल हो गया बीटा। इन तीनों का सम कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए, 180। अब देखिए यहाँ से 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 180। दो कॉमन ले लिया, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180। दो से इसको काटेंगे कितनी बार में जाएगा? 90 में। ठीक, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया? 90 आ गया। इसलिए मैंने बोला जो अल्फा और बीटा है इसका सम कितना होता है? 90 होता है। अब अगर इन दोनों का सम 90 है तो ये एंगल कितना बचा है? ये 90 होगा। अगर इन दोनों का सम 90 है तो ये भी कितना बचेगा? 90 तो बचेगा ना। एक त्रिभुज में दो एंगल का सम 90 है तो जो बचा तीसरा एंगल वो भी 90 होगा, तो ये 90 हो गया। ठीक है, तो यही एक प्रमेय है इसमें, समझ गए? यहाँ पे 90 बनाता है पहली चीज। दूसरा, ये जो दो एंगल है इन दोनों का सम कितना होता है? 90 होता है। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी 50। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मान लीजिए अल्फा सबसे छोटी गैर ऋणात्मक परिमेय संख्या है। लेट एक्स बी द स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव रेशनल नंबर, देन द करेक्ट स्टेटमेंट इज। ये अल्फा 0 से बड़ा होगा, अल्फा 0 के बराबर होगा और अल्फा 1 होगा, या फिर अल्फा को हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। सिंपली पूछ रहा है कि सबसे छोटा नॉन नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक ना हो परिमेय संख्या बताइए। तो परिमेय संख्या आपको पता होना चाहिए क्या होता है। परिमेय संख्या वे संख्याएं होती है जिनको हम p अपॉन q के रूप में लिख सकते हैं, जहां q डज नॉट इक्वल टू 0, जहां q का मान 0 नहीं हो सकता है, और इसको हम p अपॉन q के रूप में लिख सकते हैं। अब p अपॉन q के रूप में लिख सकते हैं जहां पर q का मान 0 ना हो, पर p का मान तो 0 हो सकता है ना। तो p के ऊपर हम अगर 0 रखें, सबसे कम तो 0 ही हुआ, क्योंकि उसने बोला कि नॉन नेगेटिव ऋणात्मक मान नहीं लेना है। p की जगह 0 रखा, q की जगह कुछ भी रख दो, तो 0 अपॉन समथिंग 0। ठीक है, तो 0 अपॉन समथिंग 0 हो गया, और यही सबसे छोटी नॉन नेगेटिव रेशनल नंबर है। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, अल्फा इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए 29 क्वेश्चन देखिए, ये 29 है। स्केलर के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ये भी बहुत बेसिक इसमें परिमेय लगता है, उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। इन द गिवन फिगर इफ द लाइन सेगमेंट ए बी इज अ पैरेलल, ये ए बी और सी डी पैरेलल है। ये जो ए बी और सी डी ये दोनों पैरेलल है, समांतर है, और सी डी और ओ पैरेलल टू सी डी है। ओ इज अ मिड पॉइंट ऑफ बी सी, ओ जो है मिड पॉइंट है बीसी का, बीसी का मिड पॉइंट है ओ। देन विच ऑफ द फॉलोइंग, मिड पॉइंट है यानी कि जितना ये होगा उतना ये होगा। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, पूछा गया कि निम्न में से कौन सा करेक्ट नहीं है। देखिए, ओ इज अ मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट एडी, दूसरा कि त्रिभुज एओबी, एओबी ये वाला, और सर्वांगसम है कॉन्ग्रेंट है डीओसी, डीओसी इस वाले के। ठीक है, अभी देख लेते हैं। तो थर्ड वाले में बोला कि एंगल एओबी, एओबी ये वाला बराबर नहीं है डीओसी के, डीओसी इसके बराबर नहीं है। और ऑप्शन नंबर डी में बोला गया कि एंगल एबीओ, एबीओ ये वाला बराबर है एंगल डीसीओ, डीसीओ। ठीक, तो हमसे पूछा गया कि इसमें से गलत क्या है। ओके, गलत बताना है। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं एंगल, नीचे से शुरू कर रहा हूं मैं डी ऑप्शन से, कि एंगल ए बी ओ बराबर है क्या डी सी ओ के। आप देखिए एक थ्योरम है कि दो पैरेलल लाइन है, उसमें अगर एक लाइन हम ऐसे खींच दें तो ये उल्टा जेड बन रहा है या सुल्टा जेड बन रहा है, तो ये जो एंगल होते हैं जिसको हम एकांतरण कोण बोलते हैं, एकांतरण कोण या फिर अल्टरनेटिव एंगल बोलते हैं इंग्लिश में, ये दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक इसी प्रकार अगर सुल्टा जेड बनाए तो ये भी क्या हो गया? एकांतरण कोण हो गया या फिर अल्टरनेट एंगल, तो ये बराबर होंगे। तो अब देखिए यहाँ पे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा, एकांतरण कोण है। उसी प्रकार ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा। ऑप्शन नंबर डी में यही है, ए बी ओ ये वाला एंगल बराबर है डीसीओ के, डीसीओ ये एकांतरण कोण है, तो ये तो बराबर होंगे, तो ये गलत नहीं है, ये सही है। तो ये ऑप्शन कट गया, हमें बताना है गलत क्या है। अब सी वाले में देखिए कि एंगल एओबी, एओबी कौन सा है? एओबी ये वाला एंगल, और बराबर नहीं है एंगल डीओसी के, डीओसी के बराबर नहीं है। तो देखिए इसको बोलते हैं उभयनिष्ठ कोण। ये जो आमने सामने जो बनते हैं इसको क्या बोलते हैं? उभयनिष्ठ कोण।
कॉमन एंगल बोलते हैं। तो ये दोनों भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं, आमने सामने जो बनते हैं ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब इसने ये बोला है कि बराबर नहीं है, लेकिन ये क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्यों? क्योंकि ये उभयनिष्ठ एंगल है। यही हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। हमें बताना था गलत कौन सा, तो ये ऑप्शन नंबर सी गलत है। बाकी और भी देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी में बोला कि दोनों जो त्रिभुज है ऊपर नीचे वाले, ये दोनों क्या है, सर्वांगसम है। सर्वांगसम है कि नहीं है, देखिए ये वाला भुजा और ये वाला भुजा बराबर है, ठीक है। ये वाला एंगल बराबर, ये एंगल और ये एंगल बराबर, ऐसे भी ये और ये एंगल भी बराबर। एंगल से इसको हम सर्वांगसम प्रूव कर सकते हैं, या फिर एंगल साइड एंगल से भी हम इसको प्रूव कर सकते हैं। एंगल साइड एंगल इससे भी प्रूव कर सकते हैं। तो सर्वांगसम तो है ये, ऑप्शन नंबर बी तो करेक्ट ही है इसका। अब फिर इसने बोला कि O इज अ मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट AD। अब आप ये सोचोगे कि ये गलत होगा, लेकिन गलत नहीं होगा। कैसे? अभी तो हमने बोला कि सर्वांगसम है दोनों एंगल। अरे भाई ये दोनों एंगल सर्वांगसम यानी कि बराबर है, इसके साइज बराबर है। तो अगर ये बराबर है इसके, तो ये भी तो बराबर होगा इसके, और इसके बराबर है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। तो ये भी क्या सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही। सिर्फ ऑप्शन नंबर सी इसका गलत है और हमें गलत ही बताना था, ठीक है। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और आज का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए समकोण त्रिभुज दे रखा है हमें PQR, जिसमें Q क्या है, समकोण। बना लेते हैं इसको। Q है समकोण PQR। ये PR जो भुजा है, PR ये वाली भुजा है जो 17 है। आधार QR, ओके, आधार इसने QR दे दिया, तो इसको दोबारा बना लेते हैं। ये हो गया PQR, या तो ऐसे बनाओ आप त्रिभुज, या फिर ऐसे बनाओ PQR, ये हो गया R। आधार QR 8 है, तथा भुजा PQ की लंबाई कितनी है, 15 है। ये हो गया। और RPQ ये वाला है अल्फा है। तो साइन अल्फा और कॉस अल्फा की वैल्यू बताना है। तो मैंने बोला था जो कोण है, इसके सामने वाली भुजा को हम लंब लेंगे। जब हम लाल बटे कक्का लगाएंगे तो एंगल के सामने वाली भुजा को हम लेते हैं लंब। तो अल्फा के सामने कितना है, 8। साइन अल्फा क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। लंब क्या है, 8, कर्ण कितना है, 17। प्लस कॉस क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार क्या है, 15। अब इसने भले आधार को 8 बताया है, QR जो आधार है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग तो आधार ये बन रहा है, क्योंकि सामने वाला लंब होता है, ठीक है। कंफ्यूज करने के लिए ऐसा दिया होता है। 15 बटे कर्ण कितना हो गया, 17, ठीक है। इसको सॉल्व करते 17 हो गया, 15 और 8 कितने हो गए हमारे, 23। तो 23 बटे 17 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया इसका, ठीक है। ओके, तो थैंक यू एवरीवन। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा तो इस वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।